Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. जो एंजाइम एंड कोएंजाइम पार्ट जो है उसमें से लास्ट टॉपिक बेटा अपना बचा हुआ है, दैट इज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ रिएक्शन एंड द एक्शन मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। तो ये दो टॉपिक हमारे बचे हुए हैं। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इट। ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक? काइनेटिक का मतलब होता है कि जब कोई भी चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे मॉलिक्यूल हो, तो when that object or molecule will be in a motion, then we call it as a means that energy that is called as kinetic energy. So here we are going to study about the kinetic theory of reaction. ये जो reactions होती हैं, तो ये रिएक्शंस में काइनेटिक थ्योरी जो है तो किस तरह से है, दैट टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। ओके, तो काइनेटिक या कोलाइडल थ्योरी जो है तो वो हमें क्या बताती है कि मॉलिक्यूल्स टू रिएक्ट दे मस्ट गेट कोलाइड। जब भी कोई मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो कोलाइड होना चाहिए, मीन्स दे शुड मीन्स टकराने चाहिए, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ देम दे शुड हैव अ सफिशिएंट एनर्जी टू वो जो सफिशिएंट एनर्जी रहेगी तो उससे क्या होगा, तो दे कैन ओवरकम द एनर्जी बैरियर फॉर द रिएक्शन। तो वो एनर्जी बैरियर जो है तो रिएक्शन के लिए ओवरकम कर सके, इतना जो है तो उनमें सफिशिएंटली एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। तो इफ मॉलिक्यूल्स में सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी रहेगी रिएक्ट करने के लिए, तो फैक्टर्स दैट विल इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस collision will be between these molecules, तो they will increase the rate of reaction. इसका क्या मतलब हुआ? The meaning of it is that कि अगर काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स में सफिशिएंट है रिएक्शन के वक्त, तो जो फैक्टर्स जो कोलिजन जो होगा दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वो फास्ट होगा, और वो अगर फास्ट हुआ तो डेफिनेटली the rate of reaction will be increase. और फैक्टर्स जो डिक्रीज करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन जो है या काइनेटिक एनर्जी, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन जो रहेगा उसको भी डिक्रीज करेंगे। तो इन द सिंपल वे हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो फैक्टर्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करवाएंगे वही फैक्टर्स जो है तो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करवाएंगे, और जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है तो दैट विल गेट इंक्रीज। वाइस यानी इसका अपोजिट जो है, तो इसका अपोजिट क्या बताएंगे हम कि जब कोई भी फैक्टर्स जो है तो अगर वो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कराते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी है कोलिजन की वो भी डिक्रीज हो जाएगी, और जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन वो भी क्या हो जाएगा, तो डिक्रीज हो जाएगा। इज इट क्लियर बेटा? Okay. Yes, ma'am. So if some molecules they have insufficient energy to react, increased temperature which increase their kinetic energy will increase the rate of reaction. अब यहाँ पर जो है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कब होती है, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो सपोज इन सम मॉलिक्यूल they have insufficient energy to react, so that time increase temperature, that will increase kinetic energy and that will increase the rate of reaction. Molecules are motion at all the temperature above zero. जीरो से ऊपर कोई भी टेम्परेचर रहेगा तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मोशन में रहते हैं। मोशन में है दैट मीन्स दे हैव अ काइनेटिक एनर्जी। तो हियर विद द इंक्रीज टेम्परेचर डेफिनेटली
the rate of diffusion will be increased. So what do you mean by diffusion? Mixing of molecules. ठीक है, तो that is called as diffusion. अब ये diffusion rate will increase when the temperature will be increased. In the absence of enzyme catalyst, जब enzyme catalyst absence है तो many chemical reaction proceed slowly, वो धीरे धीरे वर्क करती है at the temperature of living cells. हमारे जो बॉडी यानी जितने भी लिविंग सेल्स है तो वो एक प्रॉपर टेम्परेचर में स्लोली वर्क करेगी when there will be no enzyme catalyst. At this temperature even molecules जो है तो वो एक्टिव मोशन में भी रह सकते हैं, या फिर कई बार ऐसा होगा कि प्रोटीन जो है तो प्रोटीन के पहले एसिड बन जाएगा, या फिर न्यूक्लिक एसिड के पहले जो है तो न्यूक्लियोटाइड्स बन जाएगा. ओके, तो यहाँ पर जो है लेट्स सी अबाउट द फीडबैक इनहिबिशन. व्हाट डू यू मीन बाय फीडबैक इनहिबिशन? तो ये एक मैकेनिज्म है. ये मैकेनिज्म किस लिए है? ताकि जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके बॉडी में रेगुलेशन होता रहे. ठीक है, और मैमल्स में जो है तो मैमल्स के जो एंजाइम्स है वो भी रेगुलेट होते रहे. तो फॉर एग्जांपल जैसे डाइटरी कोलेस्टेरॉल जो है, जो हम डाइट ले रहे हैं तो सम ऑफ डाइट कंटेन कोलेस्टेरॉल, तो वो जो डाइटरी कोलेस्टेरॉल है वो क्या करेगा, वो कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस को रेस्ट्रिक्ट कर देगा. ठीक है, वो कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस को रेस्ट्रिक्ट किससे करेगा? तो दैट विल रेस्ट्रिक्ट द कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस फ्रॉम एसिटिक एसिड. तो मोस्ट ऑफ द मैमेलियन टिश्यूज में एसिटिक एसिड से कोलेस्टेरॉल में जो कन्वर्शन होता है तो उसको रेस्ट्रिक्शन करने का काम कौन करने वाला है? तो दैट विल बी डन बाय दिस डाइटरी कोलेस्टेरॉल. ओके, तो फीडबैक रेगुलेशन जो है ये इन्वॉल्व नहीं होगा जब फीडबैक इनहिबिशन जो है तो अर्ली एंजाइम जो होता है कोलेस्टेरॉल बायोसिंथेसिस का, तो उसमें जो है तो वो इन्वॉल्व नहीं होगा. अर्ली एंजाइम्स जो है तो ये अफेक्ट होते हैं, बट जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व रहेगा तो वो मैकेनिज्म जो है कोलेस्टेरॉल या फिर कोलेस्टेरॉल मेटाबोलाइट्स जो है तो उसको एक प्रॉपर वे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. यहाँ पर ये जो एक्टिविटी रहेगी फिर तो ये अफेक्ट नहीं होगी, डायरेक्टली कोलेस्टेरॉल जो है तो वो ऐड हो जाएगा. तो काइनेटिक जो है काइनेटिक ऑफ फीडबैक ये जो है तो ये कॉम्पिटिटिव भी हो सकता है, ये नॉन कॉम्पिटिटिव भी हो सकता है, या वो मिक्स टाइप का भी हो सकता है. तो इट इज कॉमन पाथ है, ये कॉमन पाथ है फॉर रेगुलेशन ऑफ बायोसिंथेसिस पाथवे. बहुत से कम्यूटेटिव फीडबैक इनहिबिशन जो है तो उसमें क्या होता है, इनहिबिटरी इफेक्ट जो है तो 2 या मोर देन 2 एंड प्रोडक्ट्स जो फॉर्म होंगे तो वो सिंपल रेगुलेटरी एंजाइम से फॉर्म होता है. तो वहां पर क्या होता है, सिर्फ एडिशन होता है. ठीक है, तो और कंप्लीट इनहिबिशन जो है तो जब होता है उस समय में ओनली 2 और मोर देन 2 एंड प्रोडक्ट्स जो है तो वो प्रेजेंट होते हैं एक्सेस में. तो उस समय में मल्टी वैलेंट फीडबैक इनहिबिशन होता है. इन कोऑपरेटिव फीडबैक इनहिबिशन में जो कोऑपरेटिव फीडबैक इनहिबिशन रहेगा उसमें सिंगल एड प्रोडक्ट जो है तो वो प्रेजेंट रहेगा, और एक्सेस में सिंगल प्रोडक्ट जो है तो वो फॉर्म होगा, और जो कि ये जो रेगुलेटरी एंजाइम है उसके एक्शन को इनहिबिट करने का काम करेगा. तो डू यू अंडरस्टूड दिस फीडबैक इनहिबिशन?
दिस फीडबैक इनहिबिशन इट इज द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेट करना है ना, जो भी एंजाइम्स है टिश्यूज में सिक्रेट होने वाले या बैक्टीरिया में सिक्रेट होने वाले, तो उनको रेगुलेट करने का काम ही जो है ये करता है। तो जिसमें हमने कोलेस्टेरॉल का एग्जांपल दिया। ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट द कंट्रोल ऑफ एंजाइम सिंथेसिस। अब यहाँ पर एंजाइम सिंथेसिस का कंट्रोलिंग जो है तो ये कैसे होता है, तो कोई भी मॉलिक्यूल जो है जो मेटाबोलाइज्ड होने वाला है, यहाँ पर जो है तो उसके लिए एक इन्हिबिटर चाहिए होता है एक्ट करने के लिए। तो वो जो है पहले एंटर होगा सेल में। कुछ केसेस में क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम या परमेज नाम का एंजाइम जो है तो इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। परमेज नाम का जो एंजाइम है उसमें कई तरह की प्रॉपर्टीज हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी, जो कि वो एंजाइम के लिए और जो भी फंक्शन वो परफॉर्म करने वाला है उसके लिए कॉमन रहती है। तो यहाँ पे साइटोक्रोम जो है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, वो भी इसी तरह से जो है वर्क करता है। यहाँ ई कोलाई या एस्चेरिचिया कोलाई जो है तो वो ग्लूकोज जो मीडिया रहेगा उसमें ग्रोन होते हैं। तो यहाँ पर ये लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करेंगे, वो ग्लूकोज को फर्मेंट करेंगे लेकिन लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करेंगे। क्यों? तो एक स्पेसिफिक परमेज एंजाइम चाहिए होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। तो वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है और बीटा गैलेक्टोसाइड एंड बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये जो है तो ये स्पेसिफिक एंजाइम लैक्टोज में एब्सेंट होते हैं, जिस वजह से लैक्टोज में फर्मेंटेशन नहीं होगा, ग्लूकोज में होगा। तो अगर हम लैक्टोज ऐड करते हैं किसी मीडियम में तो परमेज के लिए या बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो है तो वो इंड्यूस करना जरूरी होता है, और फिर कल्चरिंग होकर जो है तो लैक्टोज का फर्मेंटेशन होता है। यहाँ पर इंड्यूसर, ये जो लैक्टोज है ये एक सबस्ट्रेट है जो कि क्या काम करेगा, तो ये प्रोटीन जो है तो इंड्यूस करवाएगा परमेज और बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इनको भी इंड्यूस करवाएगा। तो कंपाउंड्स which are structurally similar to the substrate may be inducer but they may not be substrate। तो कई बार ऐसा होगा कि स्ट्रक्चर सेम होने के बावजूद जो है तो कुछ सबस्ट्रेट वो सिर्फ इंड्यूसर का काम करते हैं, वो सबस्ट्रेट का काम नहीं करेंगे। तो इसी को हम जो है ग्रेट्यूटस इंड्यूसर कहते हैं। डू यू अंडरस्टूड ग्रेट्यूटर इंड्यूसर? यस, डू यू अंडरस्टूड ग्रेट्यूटर इंड्यूसर? तो ग्रेट्यूटर इंड्यूसर्स मीन्स कुछ मैंने अभी जो बताया कि उनका डायरेक्टली जो है तो फर्मेंटेशन नहीं होगा, उसको जो है तो परमेज नाम के एंजाइम या बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो है तो उसकी जरूरत पड़ेगी, तभी वो जो है तो वो फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे लैक्टोज जो है तो ये इंड्यूसर का काम करता है, ये सबस्ट्रेट का काम नहीं करेगा। ओके, तो एंजाइम्स जिसका कॉन्सेंट्रेशन जो है सेल में ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट किससे है? एक एडेड इंड्यूसर से, उसको हम जो है तो कंस्टिट्यूटिव एंजाइम्स कहते हैं। तो एंजाइम whose concentration in the cell is independent of an added inducer, they are called as constitutive inducers। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन्स जो है
जो स्पेसिफाई करते हैं पर्टिकुलर ग्रुप जो होता है कैटाबॉलिक एंजाइम का, उसे हम ओपेरॉन कहते हैं. तो स्ट्रक्चरल जीन which will specify a group of catabolic enzyme, they are called as operon. तो ये जो एंजाइम्स है उस ओपेरॉन के, वो जो है तो एक सिंगल इंड्यूसर जो है तो इंड्यूस करने का काम करते हैं. तो ये जो प्रोसेस होती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट इंडक्शन. So what do you mean by coordinate inductions? So structural gene which specify a group of catabolic enzymes, they are called as operon, and all the enzymes of that operon, they induce by a single inducer. So this process is known as coordinate induction. Okay. Now, how can we control the enzyme synthesis? So in bacteria, presence of synthesized particular amino acid in the culture medium that prevent new synthesis of amino acid via the process repression. So small molecules means like histidine और द ल्यूसिन, ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है तो ये को रिप्रेसर का काम करते हैं. दे कैन अल्टीमेटली ब्लॉक, वो जो है तो ब्लॉक करते हैं किसको, तो जो सिंथेसिस होता है एंजाइम का, जो वो जो सिंथेसिस प्रोसेस है उसको ब्लॉक करने का काम करते हैं. तो हियर again what I am saying कि बैक्टीरिया में जब अगर कुछ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड जो है तो उसका सिंथेसिस होता है कल्चर मीडियम में, तो वो क्या काम करता है, वो कुछ न्यू अमाइनो एसिड जो है तो उसका सिंथेसिस प्रिवेंट करेगा. तो वो जो प्रोसेस होगी that will be the repression. Small molecules जैसे कि मैंने बताया हिस्टिडीन है, ल्यूसिन, these are the amino acids. तो ये जो है तो ये एज अ को रिप्रेसर का काम करते हैं, जो कि क्या काम करेंगे, they will block the synthesis of enzyme. जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोडिंग जो होता है बायोसिंथेसिस ऑफ एंजाइम का, ये जो है तो जब रिमूवल होता है या एग्जॉशन होता है एक पर्टिकुलर इसेंशियल बायोसिंथेटिक इंटरमीडिएट का मीडियम से, तो उस समय में ये एक्सप्रेस होता है. तो ये जो टर्म होती है उसको डी रिप्रेशन कहा जाता है. तो व्हाट डू यू मीन बाय डी रिप्रेशन? The genetic information coding for the biosynthesis of enzyme, it is again expressed after removal or the exhaustion of essential biosynthetic intermediate from the medium, and this is termed as de-repression. This is all about this kinetic theory. Okay, now let's see some enzymes which are present in the cell and the location actually. So here in the cytoplasm, the enzymes which are required for the glycolysis, so this you will study in the next session. Okay, तो यहाँ पर जो है तो 5th सेम में आप जो है इसको पढ़ोगे. Which are that enzymes, only we are here finding about the reactions which are going on and the enzymes present in that. So cytoplasm में glycolysis process is performed, then glycogenolysis process is performed, glycogenesis process is performed,
then synthesis of fatty acid is done. So the enzymes which are required for all these reactions, they are present in the cytoplasm. Then in the mitochondria, electron transport chain perform, then citric acid cycle takes place, beta oxidation process takes place, urea cycle takes place, oxidative phosphorylation processes takes place. So the enzymes which are required for all these reactions, they are present in the mitochondria. Then in the microsome, protein synthesis, hydroxylation, these process takes place, and these the enzymes required for this, they are present in these microsomes. Okay, then lysosomes. So we had already seen about the lysosome. Hydrolytic process takes place here. So glycosidase enzyme or glucosidase enzyme or the phosphatase enzymes, they all present in these lysosomes. What about the nuclei? So in the nuclei, NAD formation takes place, mRNA synthesis takes place, then histone protein takes place. The enzymes which are required for all these, for the NAD synthesis, for the RNA synthesis, mRNA synthesis especially, and about the histone protein synthesis, so they are present in this nuclei. So do you understood, girls? Yes, ma'am. Okay, the last topic remains, that is the mechanism of enzyme action. मैम Yes, मैम आइसो एंजाइम्स भी बच्चा है ना आइसो एंजाइम कल ही तो पढ़ाया बेटा मैंने। मैम लाइसोसोम में पढ़ा है आपने आइसो एंजाइम थोड़ा अलग है आइसो एंजाइम पढ़ाया बेटा कल मैंने आपको। कोएंजाइम पढ़ाया था मैम हाँ ना, आइसो एंजाइम कोएंजाइम और लाइसोसोम पढ़े थे हमने कल नहीं, कल आइसो एंजाइम्स पढ़ाया मैंने कल आप लोगों को। आइसो एंजाइम्स दैट ऑकर इन द मेंबर ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स एंड डिफर फ्रॉम ईच अदर, मैंने बताया था। दे आर केमिकली डिफर फ्रॉम ईच अदर एंड immunologically and electrophoretically, तो दे आर कॉल्ड एज आइसो एंजाइम्स। फिर वो कहाँ पर मिलते हैं उसके बारे में बताया मैंने, कैरेक्टरिस्टिक्स बताया उसके। आई हैड टोल्ड एग्जांपल बता दो। तो उसके एग्जाम्पल जैसे आइसोजाइम्स जो होते हैं, तो न्यूमरस डिहाइड्रोजनेस एंजाइम्स के, या फिर ऑक्सीडेज एंजाइम के भी आइसो एंजाइम्स होते हैं, ट्रांसअमाइनेजेस के भी एंजाइम्स होते हैं, फॉस्फेटेज के होते हैं, ट्रांसफॉस्फोराइलेजेस एंजाइम्स के होते हैं, देन प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स के, अल्डोलिसिस एंजाइम्स के आइसोजाइम्स होते हैं। ये तो कल ही तो पढ़ा अपन ने। और मैम रिवर्सिबल इनहिबिशन में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन भी है सिलेबस में। हाँ ना, तो अभी तो अपन ने कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन देखा ना, और मैंने इसका डायग्नोस्टिक्स भी बताया था आइसो एंजाइम्स का। तो जैसे कुछ सॉलिड ट्यूमर्स जो होते हैं, डू यू रिमेम्बर, कल याद आया क्या आइसो? तो मैंने बताया था आप लोगों को कि ल्यूकेमिया होता है, उस समय में जो है आइसोजाइम की लेवल बढ़ जाती है, ट्यूमर में बढ़ जाती है। यहाँ पर जो है तो बोन लीजन्स में जो है अल्कलाइन फॉस्फेटेज आइसोजाइम की लेवल जो है तो इंक्रीज हो जाएगी जब कार्सिनोमा होता है। वी हैड सीन ऑल दिस थिंग्स ना, ये सब अपन ने देखा कल। ओके मैम। Okay. Now the last topic from this enzyme, that is the mechanism of enzyme action. तो एक फिशर नाम के साइंटिस्ट ने इन 1894 में सबसे पहले जो है तो एंजाइम की जो एक्शन है तो वो कैसे होती है बताया था, लाइक अ लॉक एंड की मैन। जैसे हम जब लॉक में की इंसर्ट करते हैं तो इट विल बी इट विल मूव ओनली इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में वो मूव होती है,
वैसे ही जो है तो इन्होंने एंजाइम की एक्शन बताई थी। ठीक है, किसने? फिशर नाम के साइंटिस्ट ने 1894 में। फिर 1913 में माइकेलिस और मेंटन, ये दोनों साइंटिस्ट ने जो है तो एंजाइम ये किस तरह से एक्ट करता है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है। तो यहाँ पर एंजाइम कंबाइन होता है सबस्ट्रेट के साथ में, और वो जब कंबाइन होता है सबस्ट्रेट के साथ में तो वो क्या बनाएगा? कोई नया प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म नहीं होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। एंजाइम विल कंबाइन विद द सबस्ट्रेट एंड इट विल फॉर्म द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है तो इससे हमें जो है तो न्यू प्रोडक्ट मिलेगा। और साथ में ये जो है तो यहाँ पर एंजाइम जो है तो वो सेपरेट हो जाएगा, वो फ्री हो जाएगा, ताकि वो आगे जो है तो दूसरी बायोसिंथेटिक प्रोसेस जो परफॉर्म होगी तो उसमें वो पार्टिसिपेशन कर सके। तो जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का, तो वहां पर कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं। तो वो ग्रुप्स जो है वो किसको अटैच हो जाएंगे? तो एंजाइम मॉलिक्यूल को, एंजाइम जो है तो उसको अटैच हो जाएंगे। अब ये जो स्पेसिफिक ग्रुप है उसी को अपन एक्टिव ग्रुप कहते हैं, और ये एक्टिव ग्रुप जो है तो वो जहाँ पर लोकेटेड होते हैं, जहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम एक्टिव साइट्स कहते हैं। तो यहाँ पर एक्टिव ग्रुप्स ये जो है तो कौन से एक्टिव ग्रुप्स है? तो सल्फ हाइड्रिल ग्रुप जो है तो वो सिस्टीन अमाइनो एसिड का है। फिनोलिक ग्रुप जो है तो टायरोसिन का है, वो टायरोसिन जो है तो एजोपेप्सिन काम करता है। अल्कोहलिक ग्रुप जो है तो वो सेरिन अमाइनो एसिड में प्रेजेंट होता है, तो वो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन के तौर पर काम करता है। और आइमेडाजोल जो है तो ये ग्रुप हिस्टिडीन में प्रेजेंट होता है। तो देखो अगेन यहाँ पर जो है मैं बता रही हूँ कि एंजाइम जो है तो जब सबस्ट्रेट के साथ में रिएक्ट होगा तो वो क्या फॉर्म करेगा? तो सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है, सॉरी, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। अब वो जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है उससे क्या होता है? तो एंजाइम सेपरेट हो जाएगा और फिर न्यू प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली कुछ ग्रुप्स जो होते हैं सबस्ट्रेट में, तो वो सबस्ट्रेट के ग्रुप जो है वो एंजाइम के साथ में रिएक्ट होंगे। तो ऐसे कौन कौन से स्पेसिफिक ग्रुप हो सकते हैं? तो ये जो स्पेसिफिक ग्रुप है, फर्स्टली दे आर कॉल्ड एज एक्टिव ग्रुप्स, and wherever they are located, that point is or that location is called as active site. तो यहाँ पर एक्टिव ग्रुप्स जो है तो वो सल्फ हाइड्रिल ग्रुप है, जो कि मैंने बताया सिस्टीन में प्रेजेंट होता है। टायरोसिन जो है तो वो एजोपेप्सिन के तौर पर काम करता है। अल्कोहल ग्रुप जो है तो वो सेरिन में प्रेजेंट है, जो कि ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन में के तौर पर काम करता है, वर्क करता है। और आइमिडाजोल ग्रुप जो है तो वो हिस्टिडीन में प्रेजेंट होता है। उसके बाद में यहाँ पर जो है तो इन 1963 कोशलैंड नाम के एक साइंटिस्ट जो थे तो उन्होंने इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म ये जो है तो जिसमें उन्होंने एंजाइम एक्शन का जो मोड है उसको एक्सप्लेन किया। तो अकॉर्डिंग टू दिस मोड है तो सबस्ट्रेट इट विल फीड द एक्टिव साइट इफेक्टिवली बाय इंड्यूसिंग कॉन्फ़िगरेशनल चेंज इन द एंजाइम। वो क्या करेगा? तो थोड़ा बहुत एंजाइम में जो है तो चेंजेस करवाएगा। जो एक्टिव साइट है वो वहां पे पहले वो फिट हो जाएगा, तो डेफिनेटली
इसमें क्या होगा, तो थोड़ा बहुत ग्रेजुअल जो है एंजाइम में चेंज हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ इट जो कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होंगे, तो वहां पर मल्टीपल जो है तो कोवैलेंट बॉन्ड्स या हाइड्रोजन बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स जो है तो वो फॉर्म होंगे, और जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा ये एक्टिव साइट का, तो वो एक प्रॉपर वे से अरेंज होगा। तो वो जो अरेंजमेंट होगा वो आइसोमर फॉर्म में भी जो है तो सब्सटेंस के अरेंज हो सकता है। तो ऐसे समय में ये एंजाइम वर्क करता है। डू यू अंडरस्टूड? ओके, तो कॉशलैंड ने यही बताया कि यहाँ पर जो है कि वो एक जो स्पेसिफिक जो एक्टिव ग्रुप हमने बताए थे, तो वहां पे वो फिक्स हो जाएगा। अब वो फिक्स्ड होने की वजह से डेफिनेटली थोड़ा बहुत जो है तो एंजाइम में चेंजेस आएंगे और इसके आइसोमर बनेंगे, यानी स्ट्रक्चर में चेंजेस होंगे। सिर्फ चेंज किसमें नहीं होगा, तो उनका जो केमिकल कंपोजिशंस है उसमें चेंज नहीं। डू यू अंडरस्टूड बेटा? Yes, ma'am. Okay, so this is all about the enzymes and the coenzymes. तो ये जो लेसन है अपना यहाँ पे खत्म हो गया। Do you have any queries? Yes, anybody have any queries? Can I stop now today? So we will start the new topic. Maybe I will start carbohydrate metabolism or the lipid metabolism or protein metabolism, that we will start tomorrow. Okay. Do you understood or not? Hello. Hello. Do you understood or not? Yes or no? Yes, ma'am. Thank you, beta. Thank you, ma'am.